इफेक्ट्स आ रहे हैं। अब इन क्लासेस के अलावा कुछ और भी एंटी रिदमिक्स है हमारे पास जो अब न्यू डेवलप हुई हैं। उनमें कौन कौन सी आ जाती है? आपकी एडिनोसिन आ जाती है। अब ये एडिनोसिन क्या करती है कि अगर फॉर एग्जांपल ये आपका सेल है ना, ठीक है, तो ये इससे ज्यादा से ज्यादा पोटाशियम को बाहर निकाल देती है। तो अब देखो हमारे सेल से ज्यादा पोटाशियम बाहर निकल रहा है, इट मीन्स के इधर अंदर नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। ऐसे ही है कि नहीं है? और बाहर क्या है भाई? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं, अगर अंदर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इसको हम कहते होते हैं हाइपर पोलराइजेशन। ये मैंने आप लोगों को इसी वाले टॉपिक में पढ़ाया था। ऐसे ही है कि नहीं है? तो ये सेल को क्या करवा देंगी? हाइपर पोलराइज। तो अब इस सेल को अंदर पॉजिटिव वाली स्टेज में आने पे ज्यादा टाइम लगेगा या कम लगेगा? अंदर पॉजिटिव वाली स्टेज पे आने पे ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? बताओ ना। ज्यादा लगेगा ना। देखो अंदर बहुत नेगेटिविटी हुई पड़ी है, हमारे सेल के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हुई पड़ी है। तो अब मुझे अंदर पॉजिटिव करने के लिए बहुत ज्यादा अंदर पॉजिटिव आइंस भेजने पड़ेंगे ना। ज्यादा बढ़ेंगे फिर ही तो ये अंदर पॉजिटिव होगा ना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ पहले -85 मिली वोल्ट था, तो इसको मुझे पॉजिटिव लाने के लिए कम जोर लगेगा। अगर एज कम्पेयर टू -105 मिली वोल्ट है, तो इसको मुझे पॉजिटिव पे लाने ज्यादा आइंस भेजने पड़ेंगे। तो यही ये क्या है? हाइपर पोलराइजेशन करवा के करंट को क्या करवा रही है? स्लो करवा रही हैं। तो यही इनका काम है। ये क्या करवा देती हैं? इंक्रीज करवा देती हैं पोटाशियम आउट ऑफ द सेल, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है सेल की। ठीक है, और साथ में एक और काम भी करती हैं कि कैल्शियम के इनफ्लक्स को भी कम कर देती हैं। ठीक है, तो इन सारे इफेक्ट्स की वजह से इन्होंने क्या किया? करंट की कंडक्शन वगैरह को स्लो कर दिया। तो ये डिक्रीज कर रही हैं एवी कंडक्शन को। ठीक है, एंड देन क्या है कि इसमें जो ये ड्रग ऑफ चॉइस है किसमें? जब भी आपके सुप्रा वेंटिकुलर टैकीकार्डियाज होते हैं। सुप्रा वेंटिकुलर टैकीकार्डियाज कौन से होते हैं? जो भी आपके बंडल ऑफ हिज से ऊपर ऊपर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सुप्रा वेंटिकुलर टैकीकार्डियाज। तो इसमें आपकी एक एग्जांपल कौन सी है? एवी नोडल री इंटरेंट टैकीकार्डिया, AVNRT, एवी नोडल री इंटरेंट टैकीकार्डिया, जिसमें नोड के अंदर ही वो एक री एंट्री ट्रैक बन जाता होता था इससे इस तरह करके, अगर आप लोगों को याद हो। ठीक है, तो उसमें हम इनको एडिनोसिन को प्रेफर करते होते हैं। ये बड़ी शॉर्ट एक्टिंग है, 15 सेकंड इसका हाफ लाइफ होती है। ठीक है, एंड देन आ गया कि ये थियोफाइलिन एंड कैफीन। अब ये जो आपकी थियोफाइलिन है और कैफीन है, जो जिन रिसेप्टर्स पे जाके हमारी एडिनोसिन ने लगना था ना, उधर ही जाके लग गई ये थियोफाइलिन और कैफीन। तो अब हमारी एडिनोसिन काम कर सकेगी? नहीं कर सकेगी। तो इस वजह से ये क्या है कि जनाब, जब भी अगर आप एडिनोसिन दी है, साथ में आपने थियोफाइलिन या कैफीन दे दिया, तो उसका इफेक्ट आपके पास नहीं आएगा, कम आएगा। तो ये क्या करवा रही है? एडिनोसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। ठीक है, एंटागोनिस्ट का क्या मतलब होता है? उसके फंक्शन मतलब उसके अगेंस्ट काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ये रिसेप्टर था, तो इधर आके एडिनोसिन ने लगना था, तो ये क्या है कि अब आपके आके कौन लगेगी? कैफीन लगेगी। वो पहले ही इस जगह को ऑक्युपाई कर लेगी। अब आपकी एडिनोसिन नहीं लग सकेगी, ना एडिनोसिन लगेगी, ना आपकी हाइपर पोलराइजेशन हो सकेगी, ना आपके कैल्शियम चैनल्स इनहिबिट हो सकेंगे, और आपके पास ये वाला इफेक्ट नहीं आ सकेगा। तो इनका हम कहते होते हैं रिसेप्टर एडिनोसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो इसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट क्या आ सकता है? इसकी वजह से जनाब आपके पास फ्लशिंग हो सकती है। ठीक है, अब ये फ्लशिंग वगैरह ये वाले सारे साइड इफेक्ट्स क्यों आ रहे हैं? ये जो आपकी एडिनोसिन है ना, फॉर एग्जांपल आपकी ये जो ब्लड वेसल्स हैं, जब ये ब्लड वेसल के स्मूथ मसल्स पे जाके एक्ट करती है, तो ये भी सेम इफेक्ट करती है, वेजोडाइलेशन करवा देती है। तो आपको पता है जब भी वेजोडाइलेशन होती है, ज्यादा ब्लड जाएगा, तो बंदे की स्किन हमें क्या रेड रेड मिल जाएगी, हॉट मिल जाएगी, तो फ्लशिंग हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकती है। ठीक है, साथ में बंदे को चेस्ट पेन वगैरह हो सकता है। एंड सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम, इसका मतलब ये होता है कि बंदे को ऐसा लगेगा कि कुछ बुरा होने वाला है। वो हम कहते हैं कि मेरी छठी सेंस कह रही है कि कुछ बुरा होने वाला है। तो ये कुछ बुरा होने वाला नहीं होता, लेकिन फिर भी उसको ऐसे लग रहा होता है कि कुछ बुरा होने वाला है, इम्पेंडिंग डूम। देन ये है कि ब्रोंकोस्पेजम करवा सकती है, जब आपके अपने ये ब्रोंकाई में जाके एक्ट करेगी, तो ये ब्रोंकोस्पेजम करवा सकता है एडिनोसिन उधर अपने, जब अपने रिसेप्टर पे जाके एक्ट करेगा। लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसने क्या करवाया? हाइपर पोलराइजेशन करवा दी सेल्स की। एंड देन ये क्या है कि मोस्टली हम किस में यूज करते होते हैं? सुप्रा वेंटिकुलर टैकीकार्डियाज में यूज करते होते हैं। तो ये आ गई आपकी जनाब एडिनोसिन। देन आ गई मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम क्या है कि मैग्नीशियम हम यूज करते होते हैं तोरसादेज दे पॉइंटर्स में। ठीक है, और डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में। इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा किस तरह के। ये जो आपका मैग्नीशियम है ना, ये क्या करवा देता है? ब्लॉक करवा देता है, कैल्शियम को ब्लॉक करवा देता है। फॉर एग्जाम्पल तोरसादेज दे पॉइंटर्स है या डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी है, इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है कि आपके सेल्स के अंदर क्या बढ़ रहा है? कैल्शियम बढ़ रहा है। ऐसा ही है कि नहीं है? जब भी डाइजॉक्सिन काम करती थी, आपको पता है सेल के अंदर कैल्शियम बढ़ जाता था। और जब भी आपको पता है सेल्स के अंदर कैटाइंस बढ़ जाते हैं, चाहे सोडियम बढ़े चाहे कैल्शियम बढ़े, तो एरिथमियाज के रिस्क बढ़ जाते हैं। ऐसा ही है।
तो ये हमने सारी चीज समझी हुई है। तो आपने क्या दे दिया, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ने क्या किया, इस कैल्शियम को ब्लॉक करवा दिया, तो अब ये ना कैल्शियम अंदर आएगा, जब ना कैल्शियम अंदर आएगा, अंदर कैल्शियम कम, तो हमारे एरिथमियाज के रिस्क भी कम। तो ये क्या है कि इफेक्टिव एंटोसाइड्स एंड डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, ये मेनली जो एक्ट कर रही है ना, ये दूसरा फेज 3 में जो डीपोलराइजेशन हो रही होती है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं, ये आपका आ गया फेज 0, ये आपका फेज 1 2, एंड देन ये आ गया आपका फेज 3। ठीक है, तो नॉर्मली आपका जब भी ये इधर सेल के अंदर कैटाइन्स बढ़ जाए, फॉर एग्जांपल चाहे कैल्शियम बढ़ जाए, चाहे सोडियम बढ़ जाए, तो आपको पता है ये खुद ब खुद ही इधर से करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, ये इधर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये इस चीज को इनिबिट कर रही है, ये जो खुद ब खुद ही करंट प्रोड्यूस हो रहा है ना, इसको इनिबिट कर रही है, ये इधर ना दूसरा कैल्शियम को नहीं आने दे रही, और मीन्स के अब ये वाली जो अर्ली आफ्टर डीपोलराइजेशन होती है उनको रोक रही होती है, इनको हम क्या कहते हैं, अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन, इनको रोक रही हैं। ठीक है, ये जो खुद ब खुद डिपोलराइजेशन हो रही हैं, इसकी वजह से मैग्नीशियम का हम यूज करते होते हैं तोरसादेज दे पॉइंटर्स में और डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में। ये होगी, अब आ गई हमारी लास्ट बारी एंड फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा कार्डियो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आ गई आपकी आइवाब्राडीन। आइवाब्राडीन क्या करती है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका जो होता है एस नोड या एवी नोड, उसमें क्या होता है कि जो खुद ब खुद करंट प्रोड्यूस होता है, इधर फनी चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू सोडियम जो है वो अंदर आ रहा होता है, देन ये कहाँ पे लेके चला जाता है इसको, हमारे थ्रेश होल्ड पोटेंशियल पे जब जैसे ही ये पहुंचता है, तो अचानक से क्या होता है, कैल्शियम का इनफ्लक्स होता है। ठीक है, कैल्शियम का इनफ्लक्स, डीपोलराइजेशन हो जाती है, एंड देन क्या है कि रीपोलराइजेशन होती है बिकॉज ऑफ पोटाशियम। तो इसी तरह देन अगेन ये रेस्टिंग में मेरेन पोटेंशियल पे आ जाता है, देन अगेन वही सोडियम का क्या हो जाएगा, सोडियम अंदर आना शुरू हो गया फनी चैनल्स के थ्रू। तो इसने क्या किया कि ये जो इधर सोडियम आ रहा था फनी चैनल्स के थ्रू अंदर, ठीक है, और इसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा था, इसने उसको रोक दिया। जब देखो, जब ये इस चीज को रोकेगी, तो अब ये खुद ब खुद चैनल जो हो रहा था, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ये अब कम हो गया ना। तो यही हो रहा है कि इसने क्या किया, आइवाब्राडीन ने जनाब प्रोलॉन्ग कर दिया स्लो डीपोलराइजेशन, इसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन, स्लो डीपोलराइजेशन। कौन सी फेज 4, इसको हम क्या कहते हैं, फेज 4 भी कहते होते हैं ना। ठीक है, तो जिसकी वजह से कैसे इसने इनहिबिट किया, फनी जो सोडियम चैनल थे उनको इनहिबिट करके, ब्लॉक करके। तो इसको हम यूज किस में करते हैं, क्रोनिक हार्ट फेलियर में। कौन सी क्रोनिक हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर की हमने दो टाइप्स पढ़ी थी। तो ये जो जो हार्ट फेलियर है ना विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, मींस कि सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, उसमें यूज करते होते हैं। उसमें क्यों यूज करते होते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जिस बंदे को हो जाता है हार्ट फेलियर, ठीक है, तो उसमें क्या कहते हैं, आपको पता है जब हार्ट फेलियर हो जाता है तो प्रॉपर कार्डियक आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो सकती, प्रॉपर कार्डियक आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो सकती, तो उस बंदे का क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो वो इंक्रीज करवा देता है हार्ट रेट वगैरह को, ऐसे ही है कि नहीं है। तो अब आप जो हार्ट फेलियर वाला बंदा है उसमें नहीं चाह रहे कि हार्ट रेट इंक्रीज हो। हार्ट रेट कैसे इंक्रीज होता है, आपका इधर से ऐसे नोड से ज्यादा करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, आपका आईवी नोड से जल्दी जल्दी करंट प्रोड्यूस होना शुरू, और दूसरा पास करना शुरू कर देता है। तो ऐसे नोड से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा था, उसके लिए ये जो सोडियम चैनल, सोडियम आयंस थे, इनकी मूवमेंट लाजमी थी ना। हमने क्या किया, इसको ही ब्लॉक कर दिया। जब ये ब्लॉक हुई, तो अब इधर से आहिस्ता आहिस्ता करंट, स्लोली स्लोली करंट दूसरा प्रोड्यूस होगा। जब स्लोली स्लोली होगा तो हार्ट रेट भी कम हो जाएगा। तो इस तरह हमने हार्ट फेलियर वाले बंदों को, ये जो इंक्रीज हो रहा था ना हार्ट रेट, उससे बचा लिया, और उनका मोर्टेलिटी मीन्स को उनको मरने से बचा लिया। मोर्टेलिटी बेनिफिट देती है ये उन बंदों को। और इसके जो साइड इफेक्ट है वो क्या है, इसका ल्यूमिनस फिनोमेना, मीन्स कि अचानक से हमारी आंखों के आगे रोशनी सी नहीं आ जाती, उसको हम कहते हैं ल्यूमिनस फिनोमेना या विजुअल ब्राइटनेस। ठीक है, और इसमें हाइपरटेंशन वगैरह भी और ब्रेडिकार्डिया वगैरह भी हो सकते हैं। ये इनके रिस्क फैक्टर्स थे। तो ये था जनाब हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ ली एंटी एरिथमिक ड्रग्स।